नमस्कार। प्रखर गूंज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन हाजिर हूं आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। यह कहानी हमें भेजी है आदरणीय श्री रमेश चंद्र छबीला जी ने सहारनपुर से। इनके परिचय की बात करें तो रमेश चंद्र जी सामाजिक आक्रोश पाक्षिक समाचार पत्र के संपादक हैं। यह समाचार पत्र पिछले 33 वर्षों से नियमित प्रकाशित हो रहा है। रमेश चंद्र जी की अनेक कहानियां, लेख, व्यंग, लघु कथाएं, बाल कथाएं विभिन्न सुप्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह तथा एक बाल कथा पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। दूरदर्शन पर 3 नाटक प्रसारित, आकाशवाणी नजीबाबाद पर कहानियां प्रसारित, अनेक अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिताओं में कहानियां पुरस्कृत, विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान प्राप्त। सुनते हैं आदरणीय रमेश चंद्र छबीला जी की कहानी। शीर्षक है उपकार। दिसंबर का महीना था। आंगन में कुर्सी पर बैठे मास्टर शंकर लाल सुनहरी धूप का आनंद ले रहे थे। 11 बज चुके थे। तभी पत्नी गंगा आई और एक गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो चाय पियो। शंकर लाल ने चुपचाप गिलास पकड़ लिया और चाय की एक घूंट भरी। क्या अजय से मोबाइल पर बातचीत हुई? गंगा ने पूछा। कहां बात हुई? 5 दिन पहले ही तो उससे बात हुई थी। कह रहा था कि बहुत व्यस्त हूं, जल्दी फोन करूंगा। अब मैं फोन करता हूं तो वह उठाता नहीं। हाँ, हो सकता है काम में उसे समय न मिल पा रहा हो। ऐसा भी क्या काम जो औलाद को अपने माँ बाप से बात करने का समय भी ना मिले? बात ना करने के 100 बहाने होते हैं गंगा। बुढ़ापे में माँ बाप अपनी औलाद की तरफ नहीं देखेंगे तो फिर किसकी तरफ देखेंगे? जिस औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बना दिया, शादी करके उसका घर बसा दिया, इतना सब होने पर भी जब औलाद दूर बैठे माँ बाप को फोन करके हालचाल पूछने की अपेक्षा उनके फोन भी ना सुने तो कितना दुख होता है। शंकर लाल ने कातर स्वर में कहा, जबकि अजय जानता है कि मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। कोई बात नहीं, मन छोटा ना करो। 2-4 दिन में चले जाना शहर अजय के पास, गंगा ने कहा। तभी एक युवक ने आंगन में प्रवेश करते हुए कहा, नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार ताई जी। नमस्ते, जीते रहो बेटे वीरेंद्र। आओ बैठे, कैसे हो? शंकर लाल ने वीरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, मैं ठीक हूं मास्टर जी, आप कैसे हैं? बस बेटे, कट रहा है जीवन। शहर जा रहे हैं अजय के पास, उसने बुलाया है। क्या आपको ऑपरेशन कराने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं बुलाया, वैसे ही जा रहा हूं। मास्टर जी, आप भी मेरे पिता समान हैं। आपकी आंखों की जांच हो चुकी है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा। अब तो नई नई तकनीक आ चुकी है ऑपरेशन की। इस ऑपरेशन में घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप कहेंगे मैं जगतपुर में करा दूंगा ऑपरेशन। आप जरा भी चिंता ना करना, यहां भी आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं। ठीक है बेटे, तुम लोगों के होते हुए हमें किस बात की चिंता? शंकर लाल ने कहा। कुछ देर बातें करके वीरेंद्र चला गया। वह गांव के प्रधान का बेटा था। वह कभी कभी आकर शंकर लाल का हाल चाल पता कर लिया करता था। गंगा भी रसोई की ओर चल दी। शंकर लाल की आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। पिछले कुछ वर्षों से उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। आंखों के सामने धुआं सा रहता था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। 10-15 कदम दूरी के व्यक्ति की भी शक्ल साफ दिखाई नहीं देती थी। रात को वह घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। आंखों के बिना इंसान कितना असहाय और लाचार हो जाता है, उनको महसूस हो रहा था। वह सरकारी स्कूल के अध्यापक रहे। उनका स्थानांतरण कई नगरों और कस्बों में हुआ था। उनकी शादी गंगा से हुई थी। शादी के 5 वर्ष बाद भी जब वह पिता नहीं बन पाए थे तो उनको चिंता हुई थी।
डॉक्टरों से जांच कराई तो पता चला कि कमी गंगा में थी। गंगा ने तो कह दिया था कि दूसरी शादी कर लो, पर उन्होंने साफ मना कर दिया था। अपने रिश्तेदार का 1 वर्षीय बेटा गोद ले लिया था। बेटे का नाम रखा गया था अजय। उन दोनों ने अजय को माता पिता का भरपूर लाड प्यार दिया। अजय को एमए तक पढ़ाकर उसकी कलेक्ट्रेट में सरकारी नौकरी लगवा दी थी। 7 साल पहले अजय की शादी मेनका से हो गई। अजय मेनका के साथ शहर में ही रहता था। 2 साल बाद उनके घर परिवार में एक पोता भी आ गया, जिसे पाकर वह और गंगा बहुत खुश हुए थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद वह गंगा के साथ अपने गांव चंदनपुर आ गए। यहाँ उनका पैतृक मकान था। बाकी का जीवन यहीं व्यतीत करना चाहते थे। पेंशन मिल रही थी, इसीलिए बहुत आराम से गुजारा हो रहा था। रोजाना गांव के कुछ बच्चे उनसे गणित या अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए आते रहते थे। वह भी बच्चों को पढ़ाकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते थे। खाना तैयार है, गंगा कह रही थी। हाँ, अभी आता हूं। मैं कल अजय से मिलने जाऊंगा। इस बार उसे फोन नहीं करूंगा, चुपचाप पहुंच जाऊंगा। सुबह 8 बजे वाली ट्रेन से चलकर दोपहर 2 बजे घर पहुंच जाऊंगा। अजय तो बहुत होनहार और समझदार था। मेनका बहू बहुत तेज है। उसने तो शादी के बाद अजय को बिल्कुल बदल दिया है। शादी के बाद लड़के इतने क्यों बदल जाते हैं? पर आप तो नहीं बदले, क्योंकि तुमने मुझे बहकाया नहीं था। शंकर लाल ने मुस्कुराकर गंगा की ओर देखा। 1 बजे जगतपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी। शंकर लाल एक पुराना सा बैग कंधे पर लटकाए स्टेशन से बाहर निकले। एक रिक्शा में बैठकर नेहरू कॉलोनी जा पहुंचे। रिक्शा से उतरकर शंकर लाल अजय के मकान की ओर बढ़े। मकान के बाहर फूलों और गुब्बारों से सजावट की गई थी। मकान के सामने मैदान में शामियाने लगे हुए थे, जहां किसी होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही थी। शंकर लाल कुछ ठिठक गए। कहीं किसी गलत मकान में तो नहीं आ गए? हो सकता है अजय यह मकान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला गया हो। शंकर लाल ने निकट के मकान से निकलते हुए एक व्यक्ति से पूछा, भैया, अजय कुमार का मकान कहाँ है? यही तो है। यहां आज क्या हो रहा है? कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ, उनके बेटे टिंकू की बर्थडे पार्टी है। कहता हुआ वह आदमी चला गया। शंकर लाल के हृदय में कुछ सालता चला गया। टिंकू उनके पोते का जन्मदिन? अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, आज पोते का जन्मदिन है। अजय ने भी फोन नहीं किया, कोई सूचना नहीं दी थी कि टिंकू के जन्मदिन का कोई प्रोग्राम कर रहा है। यदि पता चल जाता तो गंगा को भी साथ ले आता। क्या गांव में रहते हुए वे दोनों इतने पराये हो गए कि उनको प्रोग्राम में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा? पर वह तो आ गए हैं बिन बुलाए। क्या अपने पोते के जन्मदिन पर आने के लिए भी निमंत्रण की जरूरत होती है? हो सकता है अजय ने उन्हें फोन करना चाहा हो, पर बात ना हो पाई हो। शंकर लाल मकान में घुसे। सामने से आते हुए अजय ने देखते ही कहा, पापा जी नमस्ते, मुझे फोन कर देते, मैं स्टेशन पर आ जाता आपको लाने। कोई बात नहीं, मैं आ तो गया हूं। अजय, तूने टिंकू के जन्मदिन की सूचना भी नहीं दी? पापा जी, आपका फोन खराब हो गया है, इसे बदलना होगा। कई बार कोशिश करता हूं आपसे बात करने की, तो बात ही नहीं हो पाती। मैंने तो सोचा था कि आपको जन्मदिन की तारीख याद थी, इसीलिए आए हो। अजय ने ऊपरी मन से कहा। उसे पापा के आने की जरा भी प्रसन्नता नहीं हुई थी। यदि मुझे आज यह तारीख याद होती तो मैं तेरी अम्मा को भी साथ ले आता, वह भी कितनी खुश होती, शंकर लाल ने कहा। तभी मेनका भी आ गई। शंकर लाल को देखते ही चौंक उठी और बेमन से चरण छू लिए। सदा सुखी रहो, शंकर लाल ने आशीर्वाद देते हुए कहा। टिंकू कहाँ है? जरा उससे भी तो मिलवाओ। पड़ोस में गया अपने दोस्तों के साथ खेलने, मेनका बोली। पापा जी, आप कमरे में बैठिए, मैं आपके लिए चाय भेजती हूँ, मेनका ने कहा। शंकर लाल कमरे में चले गए। मेनका ने बुरा सा मुंह बनाकर अजय से पूछा, पापा को तुमने बुलाया? मैं क्यों बुलाता, मैं तो कई दिन से फोन भी नहीं उठा रहा था। फिर भी बूढ़ा आ गया हम लोगों का मजा खराब करने।
मेनका के चेहरे पर घृणा और उपेक्षा फैल गई। चलो छोड़ो, क्यों अपना मूड खराब करें। हम कौन सा इनका परिचय मेहमानों से कराने जा रहे हैं। किसी को क्या पता चलेगा कि यह कौन है। अजय ने मेनका को समझाते हुए कहा। पता नहीं इस उम्र में ये बूढ़े घर में चैन से क्यों नहीं बैठते। मेनका ने नाक सिकोड़कर कहा। 4 बज चुके थे, मेहमान आ रहे थे। अजय और मेनका मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। मेहमान कुर्सियों पर बैठ रहे थे। कुछ छोटे बड़े बच्चे इधर उधर दौड़ते हुए उछल कूद कर रहे थे। मेहमान टिंकू को उपहार देते हुए जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। संगीत की हल्की धुन सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट लिखा था। सिटी मजिस्ट्रेट पत्नी के साथ पंडाल में पहुंचे, जहां अजय और मेनका ने उनका हंसते हुए स्वागत किया। केक काटा गया। मेहमानों ने तालियां बजाकर हैप्पी बर्थडे टू यू कहा। हंसते मुस्कुराते हुए मेहमानों को केक के टुकड़े दिए जाने लगे। शंकर लाल भी वहीं खड़े थे मेहमानों के बीच। मटमैला सा भूरा कोट, सफेद पाजामा पहने, आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा, सिर पर छोटे छोटे सफेद बाल। वह देख रहे थे पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सभी चेहरे धुंधले धुंधले से लग रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अजय ने अपने पापा को इस प्रकार उपेक्षित नजर से देखा जैसे किसी बिन बुलाए व्यक्ति को देखा जाता है, फालतू और बेकार। उसके मन में एक हीन भावना सी गहराती जा रही थी। तभी मेहमानों के बीच से एक व्यक्ति निकला और शंकर लाल की ओर एकटक देखता हुआ आगे बढ़ा। उनके सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी प्रणाम। दूसरे ही क्षण वह शंकर लाल के चरण छूकर उठा और बोला, गुरुजी आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना होगा। शंकर लाल बहुत गौर से उस व्यक्ति को देख रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। सभी स्त्री पुरुष मेहमान चकित थे यह सब देखकर। लगभग 22 साल पहले लखनपुर कस्बे में जब आप मुझे 8वीं कक्षा में पढ़ाते थे, कक्षा में सबसे ज्यादा शरारती लड़का मैं ही था। मेरी शरारतों से परेशान होकर प्रधानाचार्य ने मुझे स्कूल से निकालना चाहा था। तब आपने मेरी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मुझे स्कूल में ही रहने दिया था। इसके बाद मैंने शरारतें छोड़कर पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दिया था। उस समय आपने पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की थी। कौन? राजू? राजकुमार? शंकर लाल को जैसे सब याद आ गया हो। हाँ गुरुजी, मैं हूं आपका राजू। आजकल क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नगर मजिस्ट्रेट हूँ। गुरुजी, आज जो भी हूँ आपके आशीर्वाद से हूँ। उस दिन आपने ही तो मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया था। आपका इतना बड़ा उपकार मैं कैसे भूल सकता हूँ गुरुजी। लेकिन आप यहाँ कैसे? सिटी मजिस्ट्रेट राजकुमार ने कहा। अजय मेरा बेटा है। रिटायर होने के बाद गांव में ही रहता हूँ। आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, ऑपरेशन कराना है। अजय ने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। अब आप ऑपरेशन की जरा भी चिंता ना करें। मैं शहर के सबसे बड़े नेत्र सृजन डॉक्टर शैलेंद्र माथुर के पास लेकर आपको चलूंगा। सिटी मजिस्ट्रेट राजकुमार के चेहरे पर प्रसन्नता फैली हुई थी। अजय और मेनका देखते ही रह गए। अजय को यह सब एक सपना लग रहा था। वह राजकुमार के सामने स्वयं को बहुत बोना अनुभव कर रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। वह भी बहुत से लोगों की तरह खोखली सभ्यता के जाल में फंसकर अपने पापा और अम्मा के प्रति कर्तव्य को भूल गया था। वह भूल गया था कि जिस अम्मा और पापा ने उसे इतना योग्य बना दिया, उनके प्रति भी उसका कुछ फर्ज है। सिटी मजिस्ट्रेट पापा का कितना उपकार मान रहे थे। इतने लोगों के बीच चरण छू लिए, और एक वह स्वयं है जो पापा के आने से हीन भावना का शिकार हो रहा था। उसके मन में पश्चाताप की धाराएं फूटने लगी। राजकुमार ने कहा, अजय आपने कभी गुरुजी के बारे में बताया ही नहीं। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया। अजय ने इधर उधर देखते हुए कहा। अजय, मैं कल गुरुजी को डॉक्टर माथुर को दिखा दूंगा। उसके बाद इनका ऑपरेशन हो जाएगा। नहीं नहीं, आप कष्ट न कीजिए, मैं स्वयं पापा जी को डॉक्टर के पास। अजय की बात काटकर राजकुमार ने कहा, यह कोई कष्ट नहीं है अजय। मैं अपने गुरुजी की सेवा करना चाहता हूँ, जिनके कारण आज मैं इस पद पर हूँ। पता नहीं कब मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। जब तक यहाँ हूँ मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। आपके तो पापा हैं,
आपके पास बहुत समय है इनकी सेवा करने के लिए। अजय मना नहीं कर सका। वह राजकुमार से नेत्र मिलाने का भी साहस नहीं कर पा रहा था। सभी अजय की ओर देख रहे थे। उसे लग रहा था कि सभी के मन में एक ही प्रश्न होगा कि बेटा होते हुए भी अपने ही प्रोग्राम में पापा को उपेक्षित कर दिया, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट राजकुमार के शिष्य होते हुए सभी के सामने उनका उपकार स्वीकार कर लिया और सेवा का अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। आए हुए सभी मेहमानों की दृष्टि में आज वह गिर चुका है। आज उसको पापा को उपेक्षित समझने की ऐसी सजा मिली है जिसे वह आजीवन नहीं भूल पाएगा। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको रचना पसंद आई होगी। यदि आपका हमारे किसी भी विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।